Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about debate on Armed Forces Special Power Act. And this topic is important from our syllabus paper for internal security point of view. तो देखिए हाल फिलहाल में क्या डेवलपमेंट्स हुई है पहले इसको समझते हैं. रिसेंटली इन नागालैंड अबाउट 14 civilians were killed by our own security forces. It's a very unfortunate incident of course. It happened because of mistaken identity. हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा कि कुछ टेररिस्ट या इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं और उस मिस्टेकन आइडेंटिटी में उन्होंने अटैक किया और वो अल्टीमेटली इट वाज फाउंड दैट दीज वर 14 civilian people of Nagaland. This operation was launched by Indian Army and Assam Rifles in joint manner. Of course, this operation failed. It was a botched operation. अब उसके बाद इंडियन आर्मी ने एक इंक्वायरी भी बैठाई है अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स हु वर इंगेज्ड इन दिस ऑपरेशन. लेकिन अभी तमाम इंसिडेंट के बाद नाउ अगेन डिबेट ऑन आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हैज़ स्टार्टेड कि ये एक्ट कितना ज़रूरी है और इसके कितने निगेटिव्स हैं. इनको अब वक्त आ गया है कि इनको स्टेट से खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए. चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड ही सेड दैट नाउ ही विल अर्ज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिमूव आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट फ्रॉम नागालैंड. तो क्या है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसको ज़रा देखते हैं. देखिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वैसे तो आज़ादी के बाद हमारे देश में कानून बनाकर 1958 में लाया गया, लेकिन उसके पहले ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इन 1942 इन ऑर्डर टू सप्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट. तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में पहली बार ब्रिटिशर्स लेकर के आया और बाद में हमारी सरकार इसको 1958 में वापस से कानून बना करके ले आई. आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को अगर देखें तो इस एक्ट के अंतर्गत जो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको काफ़ी सारे पावर मिलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, स्वीपिंग पावर्स दिए जाते हैं उन लोगों को ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करा सके इन डिस्टर्ब्ड एरियाज़. तो इस कानून के अंतर्गत किसी एरिया को अगर डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया फिर वहाँ पे हमारे आर्म्ड फोर्सेस भेजे जाते हैं और फिर आर्म्ड फोर्सेस को कई सारे अधिकार होते हैं जहाँ पे जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं. कई सारे पावर्स होते हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं. तो डिस्टर्ब्ड एरिया कैसे डिसाइड होता है वो भी ज़रा देखते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर इन ए यूनियन टेरिटरी कैन डिक्लेयर होल और द पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज डिस्टर्ब्ड एरिया. तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट लेवल पे गवर्नर डिसाइड कर सकती है कि कौन से एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करना है अंडर आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, और उसके बाद फिर वहाँ पे तमाम तरीके के एक्शंस ले सकती है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज. अगर अभी बात की जाए कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट कौन कौन से स्टेट्स में एप्लीकेबल है, इट इज़ एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर. मणिपुर में कुछ एरियाज़ में एप्लीकेबल हैं, कुछ एरियाज़ में एप्लीकेबल नहीं है, एंड सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश. इट वाज आल्सो एप्लीकेबल इन त्रिपुरा बट इट वाज पुल्ड आउट of Tripura in 2015 and it was pulled out of Meghalaya in 2018. मेघालय के अभी भी थोड़े थोड़े बॉर्डर रीजन्स में ये एप्लीकेबल है. थोड़ा इस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 के बारे में और समझते हैं. इस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में सेक्शन 4 के अंतर्गत जो भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर होते हैं उनको कई सारे पावर मिल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे कैन ओपन फायर एट एनी इंडिविजुअल that may even result into death if the individual violates law. For example, the law regarding assembly of 5 person or more in an area or a individual is carrying a weapon. तो वैसे हालात में पुलिस ये जो आर्म्ड ऑफिसर्स हैं वो इंडिविजुअल्स पे गोली भी चला सकते हैं. दे कैन इवन कॉज डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल. लेकिन हाँ, ये सेक्शन 4 में ऐसा कहा गया है कि 5 से ज़्यादा लोग अगर एक एरिया में इकट्ठा हों और वहाँ पे अगर पर्टिकुलर एक लॉ एप्लीकेबल हो अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट तो फिर वहाँ पे गोली भी चलाई जा सकती है फॉर डेथ. और अगर कोई इंडिविजुअल वेपन कैरी कर रहा हो तो उसके ऊपर भी गोली चलाई जा सकती है फॉर डेथ. लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि द ऑफिसर शुड गिव एटलीस्ट अ वार्निंग बिफोर ओपनिंग फायर. उसके अलावा इसका जो सेक्शन 5 है ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इट गिव्स एन ऑथराइज्ड ऑफिसर पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, सीज एंड सर्च विदाउट एनी वारंट
इन एनी प्रेमाइसेस, तो किसी एरिया में लोग विदाउट वारंट सर्च कर सकते हैं, विदाउट वारंट किसी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं किसी को विदाउट अ वारंट। सेक्शन 6 तो सबसे खतरनाक है। देखिए सेक्शन 6 में कैसा लिखा है कि एन इंडिविजुअल हु हैज़ बिन टेकन इनटू कस्टडी एंड हैव टू बी हैंडेड ओवर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एज सून एज पॉसिबल। अब ये जो वर्ड है एज सून एज पॉसिबल, ये काफ़ी डेंजरस है, ओपन टू इंटरप्रिटेशन, और इसका मिसयूज होता है। आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 में लिखा है कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको मजिस्ट्रेट ऑफिस में प्रेजेंट करना है विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट, अदरवाइज उसके ये जो अरेस्ट होगा वो इलीगल माना जाएगा और हैबियस कॉर्पस अप्लाई किया जा सकता है। तो ये लिखा है आर्टिकल 22 के हिसाब से हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट नहीं करता है इन केस ऑफ रेजिडेंट लिविंग इन डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। क्यों? क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के सेक्शन 6 में कहा गया है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस हमें किसी भी इंसान को अरेस्ट करते हैं तो उनको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देना है एज सून एज पॉसिबल। अब ये कोई टाइम नहीं दिया है कि कितने देर में देना है, 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 आवर्स में। तो फिर ये लोग अरेस्ट करते हैं कभी कभार और फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देते ही नहीं हैं, क्योंकि कोई टाइम तो है नहीं, एंड दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट कि आपने 24 घंटे में नहीं जमा किया उस इंसान को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, तो इट इज़ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इसी चीज़ को दिखाया गया है हैदर मूवी में, अगर आपने देखा हो तो। हैदर मूवी में दे हैव प्रेजेंटेड द केस ऑफ डिसअपियर्ड पीपल, जो लोग गायब हो गए फ्रॉम डिस्टर्ब्ड एरियाज। जम्मू कश्मीर में भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा है, कई सारे लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अरेस्ट किया, ऐसा एलीज किया गया, ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया ऑफ कोर्स कि उन लोग अरेस्ट करते हैं फिर लोगों को मार देते हैं, अंडरग्राउंड भेज देते हैं, और ऐसे लोग कभी वापस नहीं मिलते और इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। कारण क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि दे हैव टू सबमिट देम और हैंड ओवर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एज सून एज पॉसिबल। कोई टाइम लाइन नहीं है और इसी का मिसयूज करते हैं। और भी कई सारे इशूज़ हैं, जैसे कि लेट अस सी इशूज़ बिकॉज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। एक इशू तो मैंने आपको बता ही दिया कि आर्टिकल 22 में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि किस ग्राउंड पे हमें अरेस्ट किया जा रहा है, वो एप्लीकेबल नहीं होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट ऑफिस के सामने रखा जाए इन केस ऑफ अरेस्ट, वो भी एप्लीकेबल नहीं होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में। उसके अलावा जो सबसे ग्रेव कंसर्न है, जो बहुत बार सामने निकल के आया है, आई एम नॉट कन्फर्मिंग एनी ऑथेंटिसिटी ऑफ सच रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशंस, बट सच रिपोर्ट्स हैव कम अक्रॉस मीडिया मैनी अ टाइम्स कि देयर हैव बीन इशूज ऑफ सेक्सुअल वायलेंस बाय आर्म्ड फोर्सेज अगेंस्ट वीमेन इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। और यही कारण है कि जब जस्टिस JS वर्मा कमेटी बनाई गई थी आफ्टर निर्भया रेप केस, ताकि इस तरह के क्राइम अगेंस्ट वुमेन में क्रिमिनल ऑफेंसेस को और स्ट्रेंथन किया जा सके, क्रिमिनल एक्ट्स को और स्ट्रेंथन किया जा सके, उसके लिए जस्टिस JS वर्मा कमेटी बनाई गई थी। उसमें 2 मेंबर और थे, गोपाल सुब्रमण्यम साहब और जस्टिस लीला सेठ। तो जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने उस टाइम में ये रिकमेंड किया था कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत जो आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर मिले हुए हैं वो भले रहने दिया जाए, लेकिन एटलीस्ट इन द केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस उनको कोई प्रोटेक्शन ना दिया जाए, उनको एक नॉर्मल कोर्ट में नॉर्मल सिविलियन की तरह ट्रीट किया जाए। उस केस में उनको कोई भी प्रोटेक्शन ना मिले, स्पेशल प्रोटेक्शन ना मिले इफ़ देयर इज़ एनी केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस। लेकिन ये रिकमेंडेशन फॉलो नहीं किया गया था। उसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस भी एरिया में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा रहता है वो एरिया में फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी हद तक लिमिटेड हो जाता है। नन ऑफ द आउटसाइड कंपनी वांट टू इन्वेस्ट इन दैट एरिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिस्करेज्ड। तो ये अगर आसाम की बात की जाए पर्टिकुलरली, तो आसाम में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1990 से लगा हुआ है, तब से हर बार इसको 6-6 महीने करके एक्सटेंड कर दिया जाता है। अब जब आसाम काफ़ी हद तक लार्जली पीसफुल हो चुका है, देयर शुड बी रिपीलिंग ऑफ दिस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट फ्रॉम आसाम, ताकि आसाम के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक प्रोसेसेस पेस पकड़ सकें। अब अगर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की बात की जाए मणिपुर में, तो मणिपुर में इससे रिलेटेड कई सारे केसेस हुए हैं दैट आर वेरी ग्रेव, क्योंकि एक मणिपुर में एक सिविल सोसाइटी बनाई गई है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन। ये वहाँ के ऐसे लोगों की फैमिलीज़ हैं जिनके परिवारजन
किसी ना किसी कारण से दे हैव बीन मिसिंग। दे क्लेम कि इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके जो किन हैं, दे हैव बीन किल्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये उन लोगों के परिवारों ने मिल करके ये सिविल सोसाइटी या ग्रुप बनाया है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन। तो जिन लोगों के परिवार को ऐसा मानना, इन लोगों का कि इनके परिवार के लोगों को मारा है आर्म्ड फोर्सेस ने विदाउट एनी रीज़न, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की है, उनके परिवार लोगों ने मिलकर के ये सिविल सोसाइटी बनाई। और इस सिविल सोसाइटी ने डाटा कलेक्ट किया है दैट सिंस 1970s देयर हैव बीन अबाउट 1528 पीपल किल्ड इन फेक इनकाउंटर्स इन मणिपुर बाय आर्म्ड फोर्सेस इन मणिपुर अंडर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है बिकॉज दे गेट स्वीपिंग राइट्स और पावर अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अगर बात की जाए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स की, तो दे हैव बीन ब्लेमिंग आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बिकॉज इट गिव्स ब्लैंकेट प्रोटेक्शन, कंप्लीट प्रोटेक्शन टू द आर्मी पर्सनल एंड मणिपुरी कमांडो, जो वहाँ के लोकल कमांडोज हैं, एंड दे किल पीपल विथ इम्यूनिटी। जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अगर बात की जाए तो जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमेटी ने भी साफ साफ रिकमेंड किया था कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को पूरी तरह से रिपील कर दिया जाए। इट इज़ अ काइंड ऑफ ड्रैकोनियन एक्ट, इट इज़ ए ब्लैक स्पॉट ऑन इंडियाज डेमोक्रेसी। अगर मणिपुर की बात की जाए तो आयरोम शर्मिला, सी इज़ नोन एज Iron Lady of Manipur. She is known as a towering figure in Manipur because of her 16-year long hunger strike against Armed Forces Special Power Act. और सबसे ग्रेव इशू ये हुआ था जब in 2004 when a Manipur woman was killed and she was raped and murdered, उस टाइम में फिर out of agitation about 30 Manipuri women had marched naked in Imphal city with a banner that Indian Army rape us. तो ये सब तमाम जो इंसिडेंट्स हैं, डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं, वो निकल के आई हैं बिकॉज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अपने ही सिविलियन लोगों से कन्फ्लिक्ट के केसेस निकल के आए हैं बाय आवर आर्म्ड फोर्सेस। तो अब इट्स अ हाई टाइम जब हमें एक फैसला लेना चाहिए कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट्स को हमें कहाँ तक रखना है, कितना अप्लाई करना है। परहैप्स इट्स अ टाइम टू थिंक और रिलाई मोर ऑन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिक्योरिटी सर्विसेज रादर दैन हाई हैंडेडनेस अप्रोच ऑन ग्राउंड बाय यूजिंग आवर आर्म्ड पर्सनल्स, बिकॉज आर्म्ड पर्सनल्स जहाँ भी होंगे, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द आर्म्ड पर्सनल्स इससे वो इस तरह से रिजिड हो, इस तरह से उनको ट्रेन ही किया जाता है डिसिप्लिन तरीके से या फिर स्ट्रिंजेंट तरीके से कि दे आर बाउंड टू एक्ट इन स्ट्रिक्ट मैनर एंड इट is bound to lead to some sort of conflict with the local people. हाँ, उस केस में भी फेक इनकाउंटर्स और रेप के केसेस तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर आर्म्ड फोर्सेस जहाँ भी रहेंगे वहाँ लोकल पीपल से थोड़े बहुत तो कन्फ्लिक्ट होंगे ही। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about Naga peace talks and this topic is again important from our syllabus paper for internal security point of view. तो ये टॉपिक भी पहले टॉपिक से ही रिलेटेड है। The issue where we saw कि there have been killings of 14 civilian people in Nagaland by because of mistaken identity by Indian Army and Assam Rifles पर्सनल्स। तो अब इसके बाद कहा जा रहा है कि जो नागा पीस टॉक्स चल रहा था बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नागा रिप्रेजेंटेटिव्स, इट माइट फेल। तो एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव नागा पीस टॉक जो बहुत हद तक सक्सेसफुल हो चुका था, वो पूरी तरह से स्टॉल हो सकता है, इसके चांसेस हैं आफ्टर दिस पर्टिकुलर इवेंट दैट हैज़ हैपेंड इन नागालैंड। तो ज़रा सा बैकग्राउंड देखते हैं नागा पीस टॉक्स के। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो आपको अगर पता होगा कि आसाम बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस इन 1824। तो ब्रिटिशर्स ने 1824 में इस एरिया को अक्वायर कर लिया। बाद में उन्होंने ये नागा हिल्स वाला जो एरिया है, आसाम को अक्वायर करने के बाद 1881 में नागा हिल्स वाला एरिया, ये रेड कलर से जो आपने दिखाया, इसको भी अक्वायर कर लिया इन्होंने। लेकिन नागा लोगों ने ब्रिटिश रूल को कभी भी अपना माना नहीं कि ब्रिटिशर्स आर ऑथराइज टू रूल ओवर नागा हिल्स। दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी सॉर्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। इनफैक्ट जब साइमन कमीशन बनाया गया था तो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन को भी मानने से उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया था इन 1929। तो
नागा लोगों ने कभी भी ब्रिटिश सरकार को अपनी सरकार माना नहीं। आज़ादी के बाद नागा लोगों ने एक ग्रुप बनाया, नागा नेशनल काउंसिल, और ये लोग डिमांड कर रहे थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया ऑल्सो। ये भारत सरकार को भी अपनी सरकार नहीं मानना चाहते थे। दे वांटेड टू हैव अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट नागा गवर्नमेंट, एंड दैट इज़ वाई इन 1952 दे क्रिएटेड ए नागा फेडरल गवर्नमेंट एंड नागा फेडरल आर्मी। इन्होंने अपनी एक अलग सरकार, अपनी एक अलग आर्मी डिक्लेयर भी कर दी 1952 में। और इसी नागा इंसर्जेंसी को रोकने के लिए, नागा फेडरल आर्मी को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इन्होंने इंसर्जेंसी करना शुरू किया, आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई करना शुरू किया, वहाँ के पुलिस पर्सनल्स को मार देते थे नागालैंड के, तो फिर भारत सरकार लेकर के आई आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इन ऑर्डर टू क्रश द नागा रेबल्स। और इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया इन द नागालैंड एरिया। अदरवाइज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस वाज इम्प्लीमेंटेड बाय ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाने के बाद नागा रेबल्स वेयर क्रश्ड एंड नागालैंड वाज, और नागा रेबल्स को पूरी तरह से क्रश करने के बाद नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा जरूर दे दिया गया। सेपरेट कंट्री तो ऑफकोर्स नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन सेपरेट स्टेट का दर्जा दे दिया गया 1962 में, ताकि नागालैंड के जो लोकल लोग हैं उनकी अपने लोकल पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को पूरी की जा सके व्हेन दे विल हैव अ सेपरेट स्टेट। लेकिन बहुत सारे जो नागा इंसर्जेंट्स हैं वो नागालैंड से बाहर निकल के म्यांमार या चाइना चले गए, वहाँ से वो ऑपरेट करने लगे इंसर्जेंसी। तो नागा रेबल्स को क्रश करने के बाद भी इंसर्जेंसी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। दे कंटिन्यूड विद देयर गुरिल्ला वॉरफेयर अप्रोच अगेंस्ट इंडियन आर्मी। बाद में 1975 में नागा नेशनल काउंसिल, जो 1952 में बनी थी एंड दैट डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस आउट ऑफ इंडिया, नागा नेशनल काउंसिल ने सरेंडर किया। उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को माना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने का मतलब है कि नाउ दे एक्सेप्टेड दैट नागालैंड इज़ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो नागा नेशनल काउंसिल ने सरेंडर कर दिया अंडर शिलोंग अकॉर्ड ऑफ 1975। लेकिन नागा नेशनल काउंसिल के कुछ मेंबर्स, उन लोगों ने इस अकॉर्ड को मानने से इनकार कर दिया, शिलोंग अकॉर्ड को, और उन्होंने एक अलग ग्रुप बना दी NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो इन्होंने तो 1975 में नागा नेशनल काउंसिल ने पीस अकॉर्ड साइन किया, शिलोंग अकॉर्ड, लेकिन फिर भी कुछ एक ग्रुप नागा नेशनल काउंसिल के उससे सेपरेट हो गए और चाइना और म्यांमार से वो ऑपरेट करने लगे, और अभी भी उन्होंने इंसर्जेंसी को कंटिन्यू रखा। उसमें दो मेन ग्रुप निकल के आए। 1980 में बना NSCN-IM, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मवैया, ये दो लोग थे, इसाक एंड मवैया। इन लोगों ने NSCN-IM ग्रुप बनाया। जबकि बाद में इस NSCN-IM से एक ग्रुप और टूट के अलग हो गया और उसका नाम था NSCN खापलांग। ये खापलांग ग्रुप बाद में वो NSCN-IM से टूट करके अलग हो गया। तो शिलोंग अकॉर्ड में पीस एग्रीमेंट साइन हुई, लेकिन फिर भी दो इंसर्जेंट ग्रुप्स रह गए जो अभी भी इंसर्जेंसी प्रैक्टिस कर रहे थे। ये NSCN-IM इसाक और मवैया जो ग्रुप है, NSCN-IM के इसाक और मवैया, इन्होंने फैसला लिया 1997 में कि वो भारत सरकार के साथ पीस टॉक करेंगे, शांति वार्ता करेंगे, और दे विल इंगेज इनटू द मेन स्ट्रीम प्रोसेस। और फिर फाइनली एक सीज फायर डिक्लेयर हुई, बातचीत शुरू हुई कि बताइए क्या आपको चाहिए, कैसे क्या किया जा सकता है ताकि आप पीस टॉक में इंटर करें। और फाइनली 1997 में सीज फायर साइन हुई। कई सालों के बातचीत के बाद 2015 में एक बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन NSCN-IM रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। ये जो बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट था, इसमें मोटी मोटी बातें लिखी गई थी कि क्या क्या ग्राउंड्स होंगे दोनों ही पार्टी के, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और NSCN-IM के आपस में पीस को आगे ले जाने के लिए। तो दिस वाज द बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। बाकी का जो मेन अग्रीमेंट होने था वो बाद में साइन होना था। अब बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट में एक टर्म लिखा था शेयर्ड सोवरेनिटी, और ये टर्म शेयर्ड सोवरेनिटी का बाद में बहुत अलग मतलब निकाला NSCN-IM वालों ने, और इस कारण से जो पीस टॉक है एक बार के लिए अटक गया था। इसी पीस टॉक की मैं बात कर रहा हूँ कि अब तो ये पीस टॉक काफ़ी टाइम से अटका हुआ है बिकॉज दिस टर्म शेयर्ड सोवरेनिटी, और ये जो पर्टिकुलर केस हो गया है अभी नागालैंड में 14 सिविलियंस के मारे जाने का, उसके बाद तो ये पीस टॉक का पूरी तरह से डिरेल होने का चांसेस है। तो क्या था फाइनल एग्रीमेंट, क्यों नहीं हो पाया, वो जरा समझिए। ये जो बेसिक फ्रेमवर्क में इन्होंने लिख दिया टर्म शेयर्ड सोवरेनिटी, दोनों ही पार्टी ने शायद से ध्यान नहीं दिया कि शेयर्ड सोवरेनिटी टर्म का क्या एग्जैक्ट मतलब हो सकता है। बाद में फाइनल एग्रीमेंट में दोनों ही पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट और NSCN-IM ने अपने अपने अलग अलग ओपिनियन रिप्रेजेंट किए रिगार्डिंग द टर्म शेयर्ड सोवरेनिटी।
भारत सरकार का कहना है कि देखिए शेयर्ड सॉवरेनिटी का सरल सा मतलब है कि वी विल गिव यू सर्टेन बेसिक राइट्स लाइक यू राइट टू हैव कंजर्विंग कल्चर ऑफ नागा पीपल, राइट टू हैव कंजर्विंग लैंग्वेज ऑफ नागा पीपल, यही सब होगा इसका मतलब, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। जबकि जो नागा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कह रहे हैं कि शेयर्ड सॉवरेनिटी का मतलब भाई हमारे अपने फ्लैग होना चाहिए, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमें हमारे जो जितने भी नागा भाई बंधु हैं उनका एरिया मिला करके देयर शुड बी ए लार्जर नागालैंड स्टेट, जिसको हम लोग ग्रेटर नागालैंड कहेंगे। अब ये सब चीज़ें तो हो नहीं सकती। अमित शाह जी ने, जो होम मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसर्जेंसी या इंसर्जेंट ग्रुप से नेगोशिएट करने का, उन्होंने ये तमाम डिमांड्स को इम्प्रैक्टिकल डिमांड डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह का डिमांड तो हम पूरा नहीं कर सकते। अभी अभी जम्मू कश्मीर से हमने सेपरेट स्टेटस या स्पेशल स्टेटस का दर्जा वापस लिया है, एंड नाउ वी कैन नॉट गिव यू द सिमिलर स्टेटस टू नागालैंड। इस कारण से ये मामला यहीं अटक गया। Current status is that this Naga peace talk between NSCM IAM and the central government has been under stalemate, काफ़ी दिन से अटका हुआ है। और अब जो रिसेंट इंसिडेंट हो गया है उसके बाद तो देयर इज अ फियर दैट द टॉक्स माइट स्टॉप परमानेंटली एंड देयर माइट बी राइज ऑफ इंसर्जेंसी इन नागालैंड वंस अगेन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about Skyroot Aerospace technology. This topic is important from our syllabus, paper 4, Science and Technology point of view. तो देखिए करंट न्यूज़ काफ़ी छोटा सा है। हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी है, एरोस्पेस की प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। वो इंडिया की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने फुली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन डेवलप कर लिया है। क्रायोजेनिक इंजन ऐसा होता है जो काफ़ी लो टेम्परेचर पे वर्क करता है, -253 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये क्रिएट करता है जिस पे ये वर्क करता है। इसको इतना लो टेम्परेचर इसलिए चाहिए होता है क्योंकि ये यूज करता है लिक्विड हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, जिसको बर्न करने के लिए यूज करता है लिक्विड ऑक्सीजन। तो लिक्विड हाइड्रोजन एज ए फ्यूल के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है -253 डिग्री सेल्सियस, जबकि लिक्विड ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है -183 डिग्री सेल्सियस। तो इतना कम टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए फिर हमें चाहिए होता है क्रायोजेनिक इंजन विच कैन क्रिएट अ लो टेम्परेचर कंडीशन अप टू -253 डिग्री सेल्सियस। इतना लो टेम्परेचर पे फिर लिक्विड हाइड्रोजन भी लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, ऑक्सीजन भी लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, जिसको बर्न करके फिर ये रॉकेट जो है थ्रस्ट रिलीज करता है। क्रायोजेनिक इंजन तो अब ना देख कर ही आपको समझ आ रहा है कि कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन इसका फायदा ये है कि ये बहुत एफिशिएंट होता है। पर यूनिट जो फ्यूल है या पर किलोग्राम जो प्रोपेलेंट फ्यूल है उससे बहुत ज़्यादा थ्रस्ट निकल करके आता है। लेकिन ऑफकोर्स इतना निगेटिव, इतना कम टेम्परेचर मेंटेन कर पाना मुश्किल है, इसमें कई सारे थर्मोडायनेमिक इशूज़ हो सकते हैं। इसरो जो भी उसके GSLV सैटेलाइट्स होते हैं इसको GSLV लॉन्च व्हीकल्स में इस्तेमाल करता है इन ऑर्डर टू लॉन्च इट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो GSLV जो हमारा लॉन्च व्हीकल है उसमें हम लोग क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएँ। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम Assam segment. It is about project Rehab and this topic is important from our syllabus, paper 6 Assam issues point of view. तो प्रोजेक्ट रिहैब का फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। तो देखिए होता क्या है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो एलिफेंट्स होते हैं दे आर अनॉयड एंड दे आर फियरफुल ऑफ बीज, उनको मधुमक्खियों से डर लगता है। तो इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए। उसमें बी फेंसेस बनाए जाएंगे इस तरीके के, इस तरह के दो मान लीजिए बी हाइव्स डेवलप किए जाएंगे और बीच में इस तरह का फेंस बनाया जाएगा। अब कैसा होगा कि जैसे ही एलिफेंट ग्रुप इधर से आएगा और कोई भी एलिफेंट ग्रुप इससे टकराएगा तो कैसा कि मधुमक्खियाँ निकल के आएंगी और फिर एलिफेंट ग्रुप्स उससे डर करके वापस से पीछे भाग जाएंगे और इससे एलिफेंट और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को बहुत हद तक बचाया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया कर्नाटका में और वहाँ पे 70% तक एलिफेंट और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट कम हो गया। अब खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है इसी प्रोजेक्ट रिहैब को असम में लॉन्च कर रही है। इसको लॉन्च किया गया है इन द विलेज मोरनोई इन ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे एलिफेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एलिफेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट का जो केस है असम में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इससे रिलेटेड मेंस में भी सवाल आ सकता है, वहाँ पे आप ये करेंट प्रोजेक्ट का जिक्र कर सकते हैं, प्रोजेक्ट रिहैब का। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्लियामेंट क्वेश्चन आवर वाज सस्पेंडेड, दिस इज रॉन्ग, 1962 में हुआ था। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आवर इज इंडियन इनोवेशन, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। वेल द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3 ओनली।
And in order to establish a new state, no special majority, it's a simple majority required in the parliament. And second, the president need not to ascertain the views. उनका opinion माना जाता है, लेकिन that view is not rigid, not fixed, and that's why both statements are correct. I'm so sorry, the both statements are wrong. And that's all from our side for today. Thanks for watching.